कर लेंगे। हम लोग स्टार्ट करें। अपन ने लास्ट क्लास में इनकॉर्पोरेशन के जो सेक्शंस हैं उसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन आंसर ले लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ये एमओए के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हम लोग। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी, और एमओए का जो टॉपिक है उसमें दो पोर्शन होता है। एक होता है एमओए के क्लॉजेस के बारे में और दूसरा पोर्शन होता है एमओए के जो क्लॉजेस जो उसके अल्टरेशन करने के बारे में। तो हमारे एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एमओए के क्लॉजेस को चेंज करने के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग एमओए के क्लॉजेस को चेंज करने के क्या क्या क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे। मेसर्स इंडिया कंप्यूटर्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी ऑन 1 जुलाई 2005। ये कंपनी है जो 1 जुलाई 2005 को रजिस्टर्ड हुई है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और एक और कंपनी है मेसर्स ऑल इंडिया कंप्यूटर्स लिमिटेड, वो दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई है 15 जुलाई 2005। तो यहां पर एक बात आप देख सकते हो कि दोनों का नाम सिमिलर है ना। एक है इंडिया कंप्यूटर और एक है ऑल इंडिया कंप्यूटर, तो नाम मिलते जुलते हो गए। आगे द प्रोमोटर ऑफ इंडिया कंप्यूटर लिमिटेड। इंडिया कंप्यूटर लिमिटेड जो है ना ये पुरानी कंपनी है और ऑल इंडिया नई कंपनी है क्योंकि ये बाद में बनी है। तो ये आपको बोलता है प्रोमोटर ऑफ इंडिया कंप्यूटर लिमिटेड failed to persuade the management of All India Computer Limited to change the company's name। तो आपको कुल मिला के पूछ क्या रहा है कि ये जो पुरानी कंपनी है ना इंडिया कंप्यूटर, इन्होंने ऑल इंडिया कंप्यूटर को बोला कि भाई तुम्हारा नाम हमारे नाम से मिलता जुलता हो गया, आप अपने नाम को बदल लो। तो अब आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दे रहा हूं जो नाम को चेंज करने का लॉ क्या था। तो नाम को चेंज करने के बारे में दो सेक्शन होते थे, एक होता है 13 और एक होता है 16। 13 होता है वॉलंटरी चेंज जहां पे कोई कंपनी अपनी इच्छा से नाम को बदलती है, और 16 होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, मतलब अगर गलती से कोई नाम मिल जाता है तो उसको रेक्टिफाई करना। तो एक बार फटाफट सुन लो वॉलंटरी चेंज का लॉ क्या है। अगर कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से नाम को बदलना चाहती है तो एसआर पास करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये दोनों काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपने नाम के साथ प्राइवेट वर्ड को ऐड या डिलीट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। मतलब पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्शन अगर करना है तो आपको प्राइवेट वर्ड प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिर जो अगर आपने एसआर पास कर दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल दिया तो इसको आप आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। तो जब आपने आरओसी को फाइल किया तो आरओसी क्या करेगा, अपने रजिस्टर में न्यू नेम को एंटर करेगा, सीओआई इशू करेगा और आपका नया नाम इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन लॉ में कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे चेंज ऑफ नेम इज नॉट अलाउड, जहां पे कोई कंपनी अपना नाम नहीं बदल सकती और अपना कोड वर्ड था फाड़ दी। अगर कोई कंपनी ने कोई डिफॉल्ट करके रखे हैं, किसमें डिफॉल्ट किया, फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न, फिर डॉक्यूमेंट ड्यू फॉर फाइलिंग, कोई भी मैच्योर डिपॉजिट डिबेंचर या उसका इंटरेस्ट का रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट हुआ, या तो ये मतलब इनमें अगर कोई भी कंपनी ने डिफॉल्ट करके रखा है तो चेंज अलाउड नहीं होगा। तो अगर आपको पहले डिफॉल्ट को ठीक करना पड़ेगा उसके बाद नाम बदल सकते हैं। तो ये एक पोर्शन था। सेकंड पोर्शन था रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, मतलब अगर किसी कंपनी का नाम कोई पुरानी कंपनी से मिलता जुलता हो गया, आइडेंटिकल या टू नियरली सिंबल है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि आप अपने नाम को बदलो, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया तो उस केस में कंपनी को अपना नाम बदलना पड़ेगा 3 महीने के अंदर बाय पासिंग ओआर। यहां पे सबसे खास बात ध्यान ये रखना है कि कोई कंपनी अपनी इच्छा से नाम को बदलती है, वॉलंटरी चेंज होता है तो एसआर प्लस सीजी है, लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन होता है तो एसआर नहीं है, ओआर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ऑर्डर दे दिया तो 3 महीने के अंदर ओआर पास करके आपको अपने नाम को बदलना पड़ेगा। फिर एक सेकंड पार्ट है रेक्टिफिकेशन का। अगर कोई कंपनी का नाम कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम के मिलता जुलता या नियरली रिसेंबल हो गया तो उस केस में वो जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, वो 3 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है कि आप इस कंपनी को ऑर्डर दो कि वो अपना नाम बदले। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हम ये इस कंपनी का नाम मिलता जुलता हो गया तो वो कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि अपने नाम को बदले, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर का आ गया तो उसके 3 महीने के अंदर ओआर पास करके नाम को बदलना पड़ेगा। तो ये दो केसेस में रेक्टिफिकेशन हो सकता है। एक तो कंपनी का नाम कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के मिलता जुलता हो गया या कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता हो गया, तो ये दोनों केस में वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंपनी को ऑर्डर देता है तो कंपनी को 3 महीने के अंदर ओआर पास करके नाम को बदलना पड़ेगा। और जब कंपनी ने अपना नाम बदल लिया तो कंपनी को विद इन 15 डेज आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने ये नाम अपना बदल लिया।
और एक नया क्लॉज जो है, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है इस बार के लिए, वो नया क्लॉज क्या लिखा है, अलॉटमेंट ऑफ न्यू नेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी को ऑर्डर दिया रेक्टिफिकेशन के केस में कि आप अपने नाम को बदलो, लेकिन इस कंपनी ने अपने नाम को नहीं बदला 3 महीने के अंदर, अगर आपने नाम को नहीं बदला तो उस केस में क्या होगा, आरओसी अपने रजिस्टर में एक नया नाम एंटर कर लेगा और एक उस कंपनी को फ्रेश यूआई दिया जाएगा। और अब मतलब ये मान लो कि उस केस में क्या होगा, आरओसी जो है ना, मतलब अलॉटमेंट ऑफ न्यू नेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुल मिला के क्या हो गया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से ऑर्डर दिया फिर भी कंपनी ने नाम नहीं बदला, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उस कंपनी को अपना नया नाम दे देगा और आरओसी उस नए नाम को एंटर कर देगा अपने आरओसी में और कंपनी को नया सीओआई इशू कर देगा। लेकिन जो नया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नया नाम कंपनी को मिल गया ना, अगर कंपनी को नया नाम मंजूर नहीं है तो ये जो कंपनी है वो बाद में अपने नाम को बदल सकती है सेक्शन 13 में। और 13 में क्या था, वॉलंटरी चेंज ऑफ नेम, तो उसके अनुसार आप अपने नाम को बदल सकते हो। ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका चेंज ऑफ नेम के बारे में। अब देखिए इसके क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीधी सी बात है कि वो जो पुरानी कंपनी उसके पास पावर क्या है, उनके पास पावर है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे से मिलते जुलते नाम को आपने दे दिया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि नाम को बदलो और 3 महीने के अंदर वो अपना नाम बदलना पड़ेगा ओआर पास करके इस नई कंपनी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया कॉस्मेटिक लिमिटेड एक कंपनीज एक्ट में कंपनी रजिस्टर्ड है, बाद में इंडिया कॉस्मेटिक एंड एक्सेसरी लिमिटेड एक कंपनी बनी और दोनों का नाम सिमिलर है, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, इंडिया कॉस्मेटिक लिमिटेड मतलब ये जो पुरानी कंपनी है इंडिया और नई वाली कंपनी है इंडिया कॉस्मेटिक एंड एक्सेसरी, ये नई कंपनी है। तो हुआ क्या कि जो इंडिया कॉस्मेटिक लिमिटेड है इसने कंप्लेन लॉन्च किया आरओसी को और इसने क्या बोला, भैया हम दोनों का नाम सेम है, तो इससे पब्लिक को धोखा हो रहा है। अब पूछ क्या रहा, देखो आप, इंडिया कॉस्मेटिक एंड एक्सेसरी लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू अल्टर द नेम। यहां पे सबसे खास पॉइंट क्या है, यहां पे ये जो नई कंपनी है, ये नई कंपनी अपना नाम बदलने के बारे में विचार कर रही है। तो देखो यहां पे मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया ही नहीं, यहां पे क्या हो रहा है, नई कंपनी अपनी इच्छा से नाम को बदलना चाहती है। तो आपको बोलता है बताइए ये जो नई कंपनी है वो अपना नाम कैसे बदल सकती है, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से नाम को बदलना चाहती है तो यहां पर सेक्शन नंबर 13 एप्लीकेबल होगा, मतलब वॉलंटरी चेंज ऑफ नेम, मतलब एसआर पास करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना पड़ेगा, एसआर को आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। और आरओसी फिर नया सर्टिफिकेट इशू करेगा और उस समय नया नाम इफेक्टिव होगा। तो ये पोर्शन आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। तो यहां पे दिमाग में यही ध्यान रखना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया ना तो फिर रेक्टिफिकेशन की बात होगी, लेकिन एक कंपनी अपनी मर्जी से, नए कंपनी को लग रहा है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैटर जाएगा, उसके बजाय हम ही अपने नाम को बदल लेते हैं। तो अगर आप अपनी इच्छा से नाम को बदलना चाहोगे तो सेक्शन नंबर 13 एप्लीकेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मंगलू एंड फ्रेंड गॉट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। इन लोगों ने एक कंपनी बनाई टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। आगे टैक्समैन इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, और वो जो टैक्समैन एक नाम है ना, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आपने भी सुना होगा, टैक्समैन की काफी किताबें आती है, तो ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। और मंगलू को नाम क्या मिल गया, टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, ये मंगलू को नाम मिल गया। आफ्टर 5 ईयर द ओनर ऑफ ट्रेडमार्क केम टू नो अबाउट द सेम। 5 साल के बाद टैक्समैन के जो ट्रेडमार्क है उसके मालिकों को पता चला, 5 साल के बाद उनको क्या पता चला कि ये जो कंपनी है ये हमारे से मिलते जुलते नाम से रजिस्टर्ड हो गई। अब पूछ क्या रहा, देखो आप, कैन द कंपनी बी कंपेल्ड टू चेंज द नेम बाय द ओनर ऑफ ट्रेडमार्क। सवाल है कि वो जो ओनर है ट्रेडमार्क के, क्या वो कंपनी को कंपेल कर सकते हैं क्या कि नाम को बदलो। आंसर होगा नो, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी अभी अभी सेक्शन 16 में कि वो जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है उसको 3 साल के अंदर अप्लाई करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहां 3 साल खत्म हो गया तो उसका पावर खत्म हो गया, मतलब वो जब अप्लाई भी करेगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि नाम बदलो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं, आपको पावर नहीं है अप्लाई करने का क्योंकि 3 साल खत्म हो चुके हैं। तो कुल मिला के ना इस केस में क्या होगा, ये जो मंगलू एंड दोस्त है ना, उनकी टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड चलती रहेगी। आगे, can the owner of registered mark request the company and then company can change its name in its discretion। देखो आप जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, लेकिन क्या ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या, ये मंगलू के पास आके बोले भैया प्लीज आप अपने नाम को बदल लो, लोगों को धोखा हो रहा है। तो आंसर है यस,
कंपनी की इच्छा होगी तब तो कंपनी सेक्शन 13 में कभी भी अपने नाम को बदल सकती है। तो यहां पर अपना आंसर आएगा यस, सेक्शन 13 को कंप्लाई करते हुए कंपनी अपने नाम को बदल सकती है, वॉलंटरी, एसआर और सीजी। तो कुल मिला के दो चीज वापस से दिमाग में आपको समअप कर लेता हूं। दो सेक्शन है नेम को चेंज करने के बारे में, एक है 13 और एक है 16। 13 हो गया वॉलंटरी चेंज, 16 हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। 13 में होता है बेटा एसआर प्लस सीजी, और 16 में आप अप्लाई करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर आपकी कंपनी का नाम आइडेंटिकल टू नियर सिंबल है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर दे सकता है, और 3 महीने के अंदर ओआर पास करके नाम को बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट एमओए का। नेम क्लॉज से ऊपर इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं अपन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के बारे में। तो ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है इसके बारे में भी फटाफट आपको एक बार बता दूं क्या लिखा था। अगर कोई कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करे विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज तो केवल बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एसआर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक सिटी से दूसरी सिटी में लेके जाना चाहती है विद इन सेम स्टेट तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा, अगर कोई कंपनी एक स्टेट में एक आरओसी से दूसरे आरओसी में बदल रही है, आपको मालूम है इंडिया में 2 ऐसे स्टेट है जहां पे एक ही स्टेट में 2 आरओसी है, एक है महाराष्ट्र और एक है तमिलनाडु, ठीक है। तो अगर महाराष्ट्र में कोई ऐसी कंपनी जिसका आरोप पहले मुंबई में था पुणे में शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहां पर लॉ में क्या प्रोविजन है, यहां पे लॉ में प्रोविजन है, सबसे पहले ये मैंने कोड वर्ड बताया था आरडी 30 डेज 60 डेज और 30 डेज, ये अपन ने बात किया था। ये कोड वर्ड का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कंपनी को आरडी को अप्लाई करना पड़ेगा। आरडी के बाद जब आपने अप्लाई किया तो आरडी 30 दिन के अंदर आपको कंफर्मेशन देगा। आरडी का जब कंफर्मेशन आया तो 60 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि हमको रीजनल डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया चेंज करने के बारे में। और इसके बाद जो आरओसी वो 30 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। वो जो सर्टिफिकेट आरओसी ने आपको इशू किया उस दिन ये माना जाएगा कि कंपनी का नाम इफेक्टिव हो गया। और चौथा है, अगर कंपनी का जो चेंज हो रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रहा है तो यहां पर क्या कर स्टेट बदल रहा है, आप छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र से तमिलनाडु चल गए, ऐसा कोई केस है तो लॉ क्या बोलता है, सबसे पहले एसआर पास करो। एसआर तो पास करना ही पड़ेगा जब जब सिटी बदलेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 डेज में अपने एप्लीकेशन को डिस्पोजल करना है। मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने अप्लाई किया उसके 60 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने एप्लीकेशन को डिस्पोज करना है। लेकिन डिस्पोज करने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिटर हो गया, डिबेंचर होल्डर हो गया, अदर पर्सन हो गए, उन लोगों का इंटरेस्ट देखता है। वो जो कंपनी के क्रेडिटर लोग हैं उनको या तो उनकी डेट और लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया गया हो, या उनको सिक्योर्ड कर दिया गया हो, या उनकी कंसेंट ले ली गई हो। मतलब कुल मिला के क्रेडिटर को देखा जाएगा कि या तो कंसेंट ले लिया हो, या कंपनी ने उनका पेमेंट कर दिया हो, या उनको सिक्योर्ड कर दिया हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन दे देगा। उसके बाद आप दोनों स्टेट के आरओसी को फाइल कर दोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हमको अप्रूवल मिल गई। फिर जो आरओसी नया वाला है ना वो आपको सीवाई इशू करेगा। तो ये 4 तरीके से रजिस्टर्ड ऑफिस का शिफ्टिंग हो सकता है। अब इसके क्वेश्चन के ऊपर अपन बात करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में देखिए। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड है, ये वेस्ट बंगाल में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। वेस्ट बंगाल में ये अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना चाहते हैं महाराष्ट्र में। तो आप देख सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना चाह रहे हो आप, कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखता है, एबीसी लिमिटेड है, ये वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड हुई है, ये अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना चाहते हैं महाराष्ट्र में। तो आपको सीधी सी बात है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 13 है ये एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिएगा 2 सेक्शन होते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में, एक 12 और एक 13। 12 कब एप्लीकेबल होता है, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही स्टेट के अंदर शिफ्ट हो रहा है तो 12 लगेगा, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहा है तो 13 एप्लीकेबल होगा। तो 13 में अभी अपन ने बात किया कि आपको एसआर पास करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 60 दिन के अंदर अप्रूवल देगा, कंफर्मेशन देगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्मेशन देते समय क्रेडिटर्स के बारे में देखता है कि उनकी कंसेंट ले ली गई हो, जो भी क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर या अदर इंटरेस्टेड पर्सन है उनकी कंसेंट ले ली गई हो, या उनको डिस्चार्ज कर दिया गया हो, या उनको सिक्योर्ड कर दिया गया हो, तभी ये दी जाती है कंसेंट। इसके बाद देखो बोला है कि एक्सप्लेन स्टेप बताओ, फिर आपको क्या बोला, वुड इट मेक अ डिफरेंस। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं और अपन एक पार्ट लिख के खुश हो जाते हैं कि हो गया। अरे भैया एक और पार्ट है, क्या बोलता है, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस
फ्रॉम शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ वन आरओसी टू जुरिस्डिक्शन ऑफ आरओसी विद इन सेम स्टेट, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में सेक्शन नंबर 12 एप्लीकेबल होगा। और 12 में लिखा है कि अगर आपको अभी अभी अपन ने बात किया था कि दो ऐसे स्टेट है जहां पे एक स्टेट में दो आरओसी है, तो यहाँ पे 4 कंडीशन है। आरडी की कंफर्मेशन लेना 30 डेज, 60 डेज, 30 डेज। अभी अभी मैंने बात किया था, आरडी के पास अप्लाई करो, आरडी 30 दिन में कम्युनिकेट करेगा, फिर आरडी का जब कम्युनिकेशन है उसके 60 दिन में आरओसी को अप्लाई करो, और आरओसी फिर 30 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट देगा, तब जाके आपका नया जो शिफ्टिंग है वो आपका इफेक्टिव होगा, कंप्लीट होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 जुलाई 21 में 5 नंबर का आया हुआ है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग डिफरेंस डिसीजन प्रपोजल रिगार्डिंग द चेंज ऑफ ऑफिस ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड अपने ऑफिसेज को चेंज कर रहा है, उसके बारे में आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए, एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट है रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम थाने लोकल लिमिट ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट टू दादर लोकल लिमिट ऑफ मुंबई डिस्ट्रिक्ट, बोथ प्लेस आरओसी मुंबई में। तो मतलब कुल मिला के क्या हो गया, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पहले थाने में था जो कि मुंबई में, और अब दादर में शिफ्ट करा, दादर भी मुंबई में। तो एक ही स्टेट में एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हैं, तो लिखा है कि बाय पासिंग एसआर पास करके आपने कर लिया विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर। तो आपको मालूम है रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे एसआर पास करके काम कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 12 एप्लीकेबल होगा, मतलब कंपनी ने कोई गलती नहीं की। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में, महाराष्ट्र, विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ आरओसी मुंबई, ठीक है। वेयर इज द कॉर्पोरेट ऑफिस, ये पुणे में कंपनी का। आपको मालूम है कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस भी हो सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी हो सकता है। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारा जो सेक्शन नंबर 12 है, हमारा जो कंपनीज एक्ट में जितने भी प्रोविजन है, उन सब में रजिस्टर्ड ऑफिस का इंपॉर्टेंस है, कॉर्पोरेट ऑफिस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पे है उसके लिए अपने को कोई मतलब ही नहीं है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में, कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में, ठीक है। अब हो क्या रहा है, A Limited proposed to shift its corporate office from Pune to Mumbai by passing board resolution। देखो अभी बोल क्या रहा है, ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस है ना कंपनी का, वो पुणे से मुंबई में शिफ्ट हो रहा है। तो बोला बताइए उसके लिए, और कंपनी ने उसके लिए बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने को आंसर क्या लिखना है, अपने को आंसर ये लिखना है कि सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ओनली, कॉर्पोरेट ऑफिस के शिफ्टिंग का कोई लॉ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉर्पोरेट ऑफिस को शिफ्ट करने के लिए आप बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर सकते हो। अगर ये रजिस्टर्ड ऑफिस होता, वो एक सिटी से दूसरे सिटी जाता, तो एसआर पास करना पड़ता, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस में इसके बारे में कोई लॉ नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि बोर्ड रिजोल्यूशन से काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। कॉर्पोरेट ऑफिस अलग है, रजिस्टर्ड ऑफिस अलग है। लेकिन एक चीज और बता दूं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस वर्ड ही नहीं दिया है, केवल कॉर्पोरेट ऑफिस वर्ड है, तो आप क्या करना, आप एक एजम्पशन डाल देना कि यहां पे हम कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस को सेम मान रहे, फिर आप रजिस्टर्ड ऑफिस के बेस पे आपको आंसर देना चाहिए। चलो आगे बढ़ते। रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड इन सर्टेन प्लेस ऑफ अ सिटी प्रपोज टू बी शिफ्ट टू अनदर प्लेस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सेम सिटी। हाँ जी, अब क्या पास, और विद इन द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन। तो रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही सिटी में लोकल लिमिट में चेंज हो रहा है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में बदल रहा है, तो वहां पर केवल क्या लगता है, बीआर। तो ये बिल्कुल कंपनी ने सही किया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज के क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे हैं। एक बार मैं आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज को भी फटाफट रिवाइज कर लेता हूं। देखो भाई, ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना चाहते हैं, सेक्शन नंबर 13 अट्रैक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्लॉज का चेंज कैसे होगा, सबसे पहले आपको एसआर पास करना पड़ेगा पोस्टल बैलेट के द्वारा। इसके बाद अगर एक स्पेशल पॉइंट है, अगर कंपनी ने पब्लिक से कुछ पैसा रेस किया प्रोस्पेक्टस इशू करके, और कंपनी के पास कुछ अमाउंट अनयूटिलाइज बच गया, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10 करोड़ रुपए प्रोस्पेक्टस इशू करके इकट्ठे किए, और कंपनी ने जो ऑब्जेक्ट बताया, कंपनी को ऑब्जेक्ट में 6 करोड़ रुपए खर्च हो रहे, 4 करोड़ रुपए कंपनी के पास ऐसे ही पड़े अनयूटिलाइज है। अब कंपनी क्या चाहता है कि जो 4 करोड़ है उसको हम नए ऑब्जेक्ट में यूज कर लेते हैं। तो क्या कोई कंपनी ऐसा कर सकती है, इससे ऊपर क्वेश्चन है। तो यहां पे ये बोलती है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो, 4 करोड़ को कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज करना चाहते हो, तो पहला तो आपको पब्लिकेशन देना पड़ेगा। और जब पब्लिकेशन की बात होगी, मतलब 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का, जहां पे कंपनी का जुरिस्डिक्शन है, और वहां की वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट में भी आपको देना पड़ेगा। और जो कंपनी के डिसेंटिंग शेयरहोल्डर है, डिसेंटिंग शेयरहोल्डर वो शेयरहोल्डर होता है जो एसआर के खिलाफ था, मतलब जो 4 करोड़ रुपए का कोई और यूज नहीं करना चाहता, वो उनको बोलते हैं डिसेंटिंग शेयरहोल्डर। तो
उनको एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा। उनके बेचैनी हो रही है कि मेरा पैसा डूब नहीं जाए, तो उनको एग्जिट ऑफर देगा। मतलब एग्जिट ऑफर मतलब क्या हुआ, उनके शेयर को परचेस कर लिए जाएंगे और ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो। और परचेस कौन करेगा, उनको परचेस करेंगे प्रमोटर या ऐसे शेयरहोल्डर जिनका कंपनी पे कंट्रोल है सेबी रेगुलेशन के अनुसार। तो कुल मिला के डिसेंटिंग शेयरहोल्डर को शेयर को परचेस कर लिया जाएगा प्रमोटर या अदर शेयरहोल्डर के द्वारा जिनके पास कंट्रोल है। उसके बाद ये जो है आपने एसआर पास किया ना, इसको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। फिर आरओसी इस चीज को रजिस्टर करेगा और सर्टिफाई कर देगा 30 दिन के अंदर, तब जाके आपका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसका अल्टेशन होगा। अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन में केवल ऐसा बोलता है कि कंपनी अपने इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में शिफ्ट करना चाह रहा है, तो पॉइंट नंबर ए आएगा, पॉइंट नंबर सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, दैट्स ऑल। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि एक कंपनी ने पब्लिक इशू किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया, 10 करोड़ रुपए रेज किया, 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, 4 करोड़ जो अनयूटिलाइज बनी है उसको कंपनी दूसरे ऑब्जेक्ट में लगाना चाहता है, तो यहां पे आपको पांचों पॉइंट लिखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट भी लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब पॉइंट नंबर बी तभी लिखना है जब कोई क्वेश्चन में ऐसा साफ साफ बोलता है कि कंपनी ने पब्लिक इशू किया, प्रोस्पेक्टस इशू करके कुछ पैसा बच गया, उसे आप नए ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हो, केवल तब पॉइंट नंबर बी आएगा, अदरवाइज ए सी डी और ई आएगा। चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं इसके। क्या देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ एम्बिशन प्रॉपर्टी लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू टेक अप द बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी, हैज डिसाइडेड टू फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड इन रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस में डाउनवर्ड ट्रेंड था, तो ये जो कंपनी ने उसने कौन सा काम किया, फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी का काम स्टार्ट कर दिया। देयर इज नो प्रोविजन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम टू इनेबल द, मतलब कुल मिला के ना कंपनी का रियल एस्टेट का बिजनेस था, लेकिन कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करके फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी का काम करना चाहती है। और आपको ये बोल रहा है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा था, तो क्या कंपनी इसको अमेंड कर सकती है? आंसर है हाँ जी, बिल्कुल कर सकती है। अभी अभी अपन ने बात किया क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एसआर पास करना पड़ेगा, फिर जो एसआर है उसकी कॉपी आप आरओसी को फाइल करोगे, आरओसी 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट इशू करेगा, तब जाके आपका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो उसका चेंजेस माना जाएगा, चेंजेस इफेक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्लॉज का, अनुष्का सिक्योरिटी इक्विपमेंट लिमिटेड ये कंपनी है, ये सीसीटीवी कैमरा बनाती है, इसने 100 करोड़ रुपए पब्लिक इशू करके 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। आगे देखो, इट हैज यूटिलाइज 10 करोड़ रुपए, मतलब 100 करोड़ में यूज केवल कितना हो रहा है, 10 करोड़ रुपए, ठीक है जी। उसके बाद में आपको बोलता है कि अब इनको ना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है कि इस बिजनेस में 90 करोड़ रुपए और खर्च नहीं हो सकते, तो ये क्या करना चाहते हैं, तो इन्होंने एक काम किया, इन्होंने रिमेनिंग अमाउंट को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बिजनेस में वो यूज करना चाहते हैं। मतलब देखो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया कि कौन सा क्वेश्चन हो गया कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए इशू किया, लेकिन अमाउंट अनयूटिलाइज बच गया, और वो जो अनयूटिलाइज अमाउंट है उससे कंपनी कोई और काम करना चाहती है। तो यहाँ पे लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे लॉ ये बोलता है कि आपको पूरे 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 पांचों पॉइंट लिखना पड़ेगा, मतलब एसआर पास करना पड़ेगा। फिर जो अनयूटिलाइज अमाउंट है, ये जो अनयूटिलाइज अमाउंट है, इस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना चाहते हैं तो पेपर में पब्लिकेशन देना पड़ेगा, और पेपर में पब्लिकेशन देने के साथ साथ वो जो डिसेंटिंग शेयरहोल्डर है उनको एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा, और ये एग्जिट ऑफर कौन देगा, प्रमोटर देगा, और शेयरहोल्डर हैविंग कंट्रोल। उसके बाद वो एसआर आरओसी को फाइल करोगे 30 दिन, वो वाला लॉ कंप्लीट आपको लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में। एक में केवल बोलेगा कि ऑब्जेक्ट बदल रहे, और एक में बोलेगा कि पब्लिक इशू किया, उससे जो पैसा आया उसको नए ऑब्जेक्ट में लगा रहे। तो दोनों में आंसर में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक लॉ है सेक्शन नंबर 3 है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है सर। एक बार आपको लॉ बताता हूं क्या लिखा है। ये लॉ बोलता है कि एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है अगर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर 2 या 7 से कम हो गए हो, प्लस उसके बावजूद भी कंपनी ने अपने बिजनेस को 6 महीने से ज्यादा कैरी ऑन कर लिया। तो ऐसे से मेंबर जिनको इस बात का नॉलेज है उन सब की लायबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड। कौन से डेट के लिए लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, जो उस पीरियड के दौरान किए गए, और उस पीरियड का मतलब है आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद जो भी कंपनी ने काम किया ना, उस काम के लिए मेंबर की लायबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड। आइए देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं क्या लिखा है। यूएमसी लिमिटेड के पास 7 शेयर होल्डर है, इस कंपनी में 7 शेयर होल्डर है, शेयर फुल्ली पेड अप है, मतलब इनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बची देखा जाए तो। हाँ जी, अब क्या हुआ, 30 अप्रैल को मिस्टर एक्स जो कि एक शेयर होल्डर है, उसने अपने सारे शेयर एक दूसरे शेयर होल्डर को बेच दिया जिसका नाम है वाई। तो नंबर ऑफ मेंबर कंपनी के हो गए 6, ठीक है, 6 मेंबर हो गए,
इन एन ऑक्शन बाय द ऑर्डर, ठीक है। जेड अश्योर्ड ऑफ द कंपनी वाज यूएसए फॉर बिजनेस ट्रिप फ्रॉम जनवरी। एक और मेंबर है उस कंपनी का जेड, वो उस समय यूएस में था। तो यूएस में था मतलब क्या हुआ, इंडिया में क्या चल रहा है उसको नहीं पता, इसके लिए ऐसा प्रोविजन बता रहा है आपको। इसके बाद ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट, उसको पता ही नहीं था। कंपनी ने अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर दिया उसके बाद भी। दिसंबर 2017 में क्या हुआ, देखो भाई 30 अप्रैल 2017 को मेंबर कम हो गए, वहां से 6 महीने तक मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। तो 30 अप्रैल से 6 महीने गिन लो, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 31 अक्टूबर तक मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। पर 31 अक्टूबर के बाद अगर कंपनी ने कोई भी काम किया तो जो जो मेंबर है जिनको इस बात का नॉलेज है कि हमारी संख्या कम हो चुकी है, उन सब की लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। तो दिसंबर 2017 मतलब अक्टूबर के बाद की बात हो रही है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होने वाली है। आगे, द कंपनी बोरोड सम ऑफ 5 लाख फ्रॉम यूनिक बैंक, कंपनी ने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया यूनिक बैंक से। उसके बाद ये कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, एसेट सफिशिएंट नहीं थी फॉर द रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। बैंक ने वाई और जेड दोनों पे केस कर दिया कि आप पेमेंट करो। आपको बोला बताओ वाई और जेड से पैसा वसूल कर पाएंगे क्या, तो देखो बेटा यहाँ पे जेड बच जाएगा क्योंकि जेड वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, कॉग्निजेंट ऑफ, उसको नॉलेज का पता नहीं था, लायबिलिटी का नॉलेज कि हमारी लायबिलिटी हम लोग कम हो गए उसको पता नहीं था, तो जेड तो बच जाएगा। लेकिन जो वाई है ना वो फंस जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई को पता है कि हमारी संख्या कम हो चुकी है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लोन है वो 6 महीने के बाद दिया गया, तो ये जो वाई है ना उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। आगे, अच्छा एक और पार्ट पूरा, वुड यू आंसर भी सेम, अगर ये जो लोन है ना वो मार्च 2017 को लिया होता, दिसंबर 17 की जगह मार्च 17 में लिया गया होता, तो भैया मार्च 17 में अगर लिया गया तो मतलब 30 अप्रैल के पहले लिया गया, देखो आप, तो मार्च 2017 में अगर लोन लिया गया तो आपके ऊपर तो ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा, आपके ऊपर तो लॉ ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा 3A, मतलब यहां पे मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रेड लिमिटेड कंपनी बनी है 1 अप्रैल 2014 को, ठीक है सर। इसके बाद बैड फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव स्टार्टेड विड्रॉइंग, बहुत लोग अपने विड्रॉ करते रह गए। 250 मेंबर थे 10 जनवरी को और 15 जनवरी 2019 को 244 मेंबर ने विड्रॉ कर लिया। ओ माय गॉड, अब कंपनी के मेंबर कितने बच गए बेटा, 6। किस दिन बच गए, 15 जनवरी 2019 को हमारे मेंबर हो गए मिनिमम से भी कम, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में होने चाहिए 7 लोग। आगे, नो न्यू मेंबर, कोई भी नए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया आफ्टर 15 फेब टिल डेट, मतलब 15 फरवरी के बाद से लेके अभी तक किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। नाउ मिस्टर ए एग्जिस्टिंग मेंबर अप्रोच यू टू एडवाइज हिम रिगार्डिंग हिज लायबिलिटी इन सच अ सिचुएशन, मतलब यहां पे बेटा कुछ नहीं है, आपको 3A का पूरा लॉ लिखना पड़ेगा। अभी इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हुई है, ध्यान रखना, लायबिलिटी अनलिमिटेड कब होती है, जब ये मिनिमम से कम हो जाते हैं और 6 महीने खत्म होते हैं। तो अभी आप मेंबर को बता दे भैया 6 महीने का टाइम है, तू पहले नंबर ऑफ मेंबर को बढ़ा दे, अगर नहीं बढ़ा पाया तो 6 महीने के बाद आपकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड। तो इसके साथ एमओए के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने खत्म कर डाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन पहले मैं आपको रिकॉल करना चाहता हूं, देखते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट प्रोविजन एक ही है आर्टिकल्स में, उसका नाम है प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। इसको एक बार रिवाइज करेंगे, इसी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। देखो, कोई भी कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन कर सकती है। एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन मतलब ये होता है कि आर्टिकल को चेंज करने के लिए वैसे तो जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ता है, लेकिन एक कंपनी चाहे तो आर्टिकल में लिख सकती है कि हमारे कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसको चेंज करने के लिए एसआर से भी ज्यादा मेजोरिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल में आपने क्या लिख दिया, आर्टिकल में लिख दिया कि अगर हमारी कंपनी के फोरफीचर ऑफ शेयर्स के नियम को बदलना है तो वो तभी बदल पाएगा जब जनरल मीटिंग में 90% लोग कंसेंट दे। तो ये एसआर से भी स्ट्रिक्ट मेजोरिटी प्रिस्क्राइब कर दिया, तो इसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, और ये ऐसा कर सकते हैं। सबसे खास बात है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन किया जा सकता है। अब ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कब करते हैं भाई, फॉर्मेलिटी क्या है, कब किया जा सकता है, और ये करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है, कोई भी कंपनी चाहे तो आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कर सकती है। और ये बेटा रिवीजन है, ध्यान रखना रिवीजन है, मैं मान के बैठा हूं कि आपको सब प्रोविजन है, तो इसलिए मैं फट 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 पढ़ रहा हूं। और अगर आपको और इसके बारे में कुछ आप जानना चाहते हैं, मतलब रिवीजन वीडियो प्रॉपर देखना चाहते हैं ना, तो आप मैराथन के लेक्चर मेरे देख सकते हैं। मैंने पार्ट लेक्चर 1 जो है ना जनरल मीटिंग का मैंने जो कराया था उसके साथ लिंक डाल के रखा है, तो वो आप देख सकते हो, उसमें आपको पूरा अच्छे से रिवीजन मिलेगा। ये मेरा बेसिक पर्पस है क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना। हाँ जी, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन अगर आप करना चाहते हैं तो 2 तरीके होते हैं। जब कंपनी फॉर्मेशन हो रही है उस समय जो आप आर्टिकल बना रहे हैं उस समय आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कर सकते हैं, और उस समय आपने नहीं किया
बाद में इंटेंजमेंट प्रोविजन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हो आप। उसके लिए आपको आर्टिकल कमेंट करना पड़ेगा, और आर्टिकल कमेंट करने के लिए अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो ऑल मेंबर कंसेंट लेना पड़ेगा। ऑल मेंबर अगर कंसेंट देते हैं तो उस केस में आप इंटेंजमेंट प्रोविजन को ऐड कर सकते हो, और अगर आपकी पब्लिक कंपनी तो एसआर पास करना पड़ेगा इंटेंजमेंट प्रोविजन को डालने के लिए। अब अगर आपने इंटेंजमेंट प्रोविजन कर दिया तो उस केस में इसकी खबर आपको आरओसी को देना पड़ेगा, और आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने ये इंटेंजमेंट प्रोविजन बनाए। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका इंटेंजमेंट प्रोविजन का। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी दिख रहा है आपको, इसका अपना आर्टिकल रजिस्टर्ड है और एमओए के साथ में, ठीक है। अभी जो डायरेक्टर है ना, इनको ऐसा लगता है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर को चेंज करने के लिए 90% मेजोरिटी चाहिए, मतलब ये एंटेंचमेंट प्रोविजन करना चाहते हैं। देख लो 90% मेजोरिटी चाहते हैं। आगे एज पर सेक्शन 14 आर्टिकल को चेंज करने के लिए एसआर पास करना पड़ता है। एक डायरेक्टर ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि नहीं भैया ऐसा नहीं कर सकते आप कैसा बोल सकते हो कि आर्टिकल के इस क्लॉज को चेंज करने के लिए 90% की मेजोरिटी चाहिए, जबकि लॉ में तो एसआर लिखा हुआ है, 75% लिखा हुआ है। तो दोस्तों अभी अपन ने बात किया कोई भी कंपनी ऐसा कर सकती है, लेकिन हम ध्यान रखना है कंपनी तो बन चुकी है, तो अब कंपनी को प्राइवेट कंपनी है तो इनको इंटेंजमेंट प्रोविजन आर्टिकल में डालना चाहते हैं तो ऑल मेंबर कंसेंट चाहिए, तो ऑल मेंबर कंसेंट करके आप इंटेंजमेंट प्रोविजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका। इसके बाद और क्या खास है भाई। अच्छा जी, एक पॉइंट है यहां पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, पावर ऑफ अल्टरिंग द आर्टिकल इज वाइड बट इट इज सब्जेक्ट टू लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये एक सेंटेंस बना के बोल रहा है कि वैसे तो आर्टिकल को बदलना बड़ा वाइडर है, पावर कभी भी आप बदल सकते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको आंसर क्या देना है। हाँ बात तो सही है, आर्टिकल को चेंज करने के लिए कोई कभी भी कर सकते हो जनरल मीटिंग में एसआर पास करके, सेक्शन 14 में, सेक्शन नंबर 14 ध्यान रखना, आर्टिकल का अल्टेशन। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है, मतलब कुछ ऐसे अल्टेशन है जो एसआर पास करके भी नहीं किए जा सकते। वो अल्टेशन कौन कौन से, एक बार हेडिंग बताता हूं। आप ऐसा कोई अल्टेशन नहीं कर सकते जो कंपनीज एक्ट के खिलाफ है, आप ऐसा कोई अल्टेशन नहीं कर सकते आर्टिकल का जो एमओए के खिलाफ चले जाए, ऐसा अल्टेशन नहीं कर सकते जो कि इलीगल है, ऐसा अल्टेशन नहीं कर सकते जो कंपनी के बेनिफिट में नहीं है। पब्लिक से प्राइवेट में आपको चेंज करने के लिए आर्टिकल में जो अल्टेशन करोगे तो केवल एसआर पास करके काम नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, और आर्टिकल में अल्टेशन करके आप किसी मेंबर की मेंबरशिप को खत्म नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशंस हो गई आर्टिकल को अल्टर करने की, तो प्लेन प्रोविजन है बेटा, तो इसके साथ आर्टिकल भी खत्म, बाइंडिंग फोर्स में कुछ भी। हाँ जी बेटा, डॉक्ट्रिन्स 3 टाइप के हो सकते हैं, अल्ट्रावायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट। अल्ट्रावायरस का मतलब क्या हुआ, कंपनी ऐसा कोई भी काम करती है जो उसके एमओए के बाहर है, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, तो उस काम को बोलते हैं अल्ट्रावायरस एक्ट। और अल्ट्रावायरस एक्ट वॉइड होगा, और वॉइड हो गया मतलब क्या हुआ, ना तो कंपनी केस कर सकती है थर्ड पार्टी पे, ना थर्ड पार्टी कंपनी पे केस कर सकता है। सेकंड नंबर है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या होता है, डीम्ड टू हैव नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार कोई कंपनी ने अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को आरओसी के पास फाइल कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि हर किसी व्यक्ति को उस मेमोरेंडम आर्टिकल का नॉलेज है, उसने आर्टिकल एमओए को पढ़ लिया उसके बाद भी डील किया है। कोई भी पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मुझे मेमोरेंडम आर्टिकल का नॉलेज नहीं था किसी कंपनी का, क्योंकि आरओसी का जो ऑफिस है ना वो पब्लिक ऑफिस है। इसका मतलब आरओसी के पास जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं कोई भी कंपनी के द्वारा, तो दिस डॉक्यूमेंट बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये हो गया कि भैया तुमने मेमोरेंडम आर्टिकल को पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, देखा हो नहीं देखा हो, अगर आपने कंपनी के साथ कांटेक्ट किया तो ये मान लिया जाएगा कि तुमको उस कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल का नॉलेज है। और तीसरा नंबर है इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि कंपनी के इंटरनल मैटर में जो भी काम होते हैं, जो भी रिजोल्यूशन कंपनी पास करती है, तो बाहर वालों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाहर वालों को कंपनी के इंटरनल इरेगुलरिटी का भी नॉलेज हो। क्योंकि मान लीजिए जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना है, जनरल मीटिंग में तो केवल मेंबर बैठते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं, कंपनी के अंदर के लोग, बाहर वाले को कैसे मालूम चलेगा कि जनरल मीटिंग हुआ कि नहीं हुआ, रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ। तो इंडोर मैनेजमेंट बेसिकली आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। वो ये बोलता है आउटसाइडर को कि भैया आउटसाइडर तुम तो बाहर खड़े होकर ये प्रिज्यूम कर लेना कि कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग सारी सही है। इसका मतलब अगर कंपनी के इंटरनल इरेगुलरिटी कुछ हुआ तो उस केस में बाहर वालों को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये 3 अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले देखते हैं। 3 में क्या लिखा है, एक कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था कि हमारी कंपनी का काम होगा टेक्स्ट बुक स्टूडेंट के लिए पब्लिश करना और सेल करना। ये कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था। लेकिन कंपनी ने क्या किया,
एक अग्रीमेंट एंटर किया विथ क्यू टू सप्लाई 100 लैपटॉप वर्थ ₹5 लाख फॉर रीसेल पर्पस। अब देख सकते हो आप, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट था टेक्स्ट बुक को पब्लिश करके सेल करना। और ये कंपनी क्या करी है? लैपटॉप का परचेज सेल का एग्रीमेंट करी है, तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके काम करिए। बाद में कंपनी ने पेमेंट करने से मना कर दिया। किस ग्राउंड पर मना किया कि ये तो अल्ट्रा वायरस है? तो आपको बोला जा रहा है बताइए कंपनी ने जो क्यू को पेमेंट करने से मना किया वो सही है कि गलत है? तो देखो ये तो पक्का हो गया भैया ये अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज से ऊपर जाके काम करें, बाहर जाके काम करें, बियॉन्ड काम करें, तो ऐसे केस में अल्ट्रा वायरस है और अल्ट्रा वायरस वॉइड होगा। और वॉइड होगा मतलब क्या होता है? दोनों में कोई भी पार्टी केस नहीं कर सकती। तो इसलिए ये जो कंपनी का रेफ्यूजल है, मतलब कंपनी के ऊपर केस नहीं हो पाएगा और कंपनी जो मना करी है पेमेंट के लिए वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये भी एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्या लिखा है देखो आप, एक कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था कि हमारी कंपनी मैंगोज में ट्रेडिंग करेगी। मैंगोज में ट्रेडिंग करना ये हमारी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था। लेकिन कंपनी ने क्या किया? एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद ए एंड ट्रेड इन मैंगो एंड इनकर लायबिलिटी टू मिस्टर ए। देखो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था हम मैंगो में ट्रेडिंग करेंगे, और कंपनी ने किया क्या? कंपनी ट्रेडिंग मैंगो में करी है, लेकिन कंपनी ने मिस्टर ए के साथ एक पार्टनरशिप कर डाली मैंगो में ट्रेड करने के लिए। अब ट्रेडिंग तो मैंगो का है वो तो सही है, लेकिन गड़बड़ क्या हुई? कंपनी ने पार्टनरशिप कर ली और ये जो पार्टनरशिप है ये कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा था। तो ध्यान रखना, केवल अगर ये पार्टनरशिप करना भी एक ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है, एंसिलरी ऑब्जेक्ट है मेन ऑब्जेक्ट का, तो पार्टनरशिप भी कोई कंपनी तभी कर सकती है किसी के साथ जब उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हो, जब एमओयू के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हो। तो यहां पर कंपनी के एमओयू के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा है, तो पार्टनरशिप करके जो कंपनी काम करी है ये अल्ट्रा वायरस है, और अल्ट्रा वायरस से मतलब क्या होगा? वॉइड होगा। तो आपको पूछ ही रहा है क्या ये वैलिड है? आंसर है नो, क्योंकि कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर जाकर काम कर रही है। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये तो कुछ खास नहीं बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है विशेष। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं इंडोर मैनेजमेंट के कुछ 2 क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा लग रहा है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। सेक्रेटरी ऑफ कंपनी इशूड अ शेयर सर्टिफिकेट टू ए अंडर द कॉमन सील विद इट्स ओन सिग्नेचर। अच्छा एक बात और बता दूं आपको कि जो इंडोर मैनेजमेंट जिसके ऊपर हमने बात किया था कि जो आउटसाइडर होता है ना, वो उसको इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि बाहर खड़े होकर ये अज्यूम कर सकता है कि कंपनी के अंदर की सारी प्रोसेस प्रॉपर तरीके से चल रही है। ठीक है, बाद में कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हमारी इंटरनल प्रोसीडिंग प्रॉपर नहीं हुई थी तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देंगे, ऐसा नहीं बोल सकती। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन भी है, इंडोर मैनेजमेंट की 3 एक्सेप्शन भी है। और 3 एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया कि 3 केस में इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट आउटसाइडर को नहीं मिलेगा। वो 3 केस है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब जो आउटसाइडर है ना, अगर मान लीजिए उसको किसी भी तरीके से पता चल चुका है कि कंपनी में ये इंटरनल इरेगुलरिटी है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो भैया गड्ढा दिख रहा है कि है, फिर भी कूद जाओगे, तब तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। तो बस वैसे ही समझ लो कि इरेगुलरिटी का अगर नॉलेज है ना, तो उस केस में आपको इस डॉक्ट्रिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आप कंपनी पे केस फिर नहीं कर पाओगे, ये डॉक्ट्रिन आपको बचा नहीं पाएगा। अगला पॉइंट है नेग्लिजेंस। इंडोर मैनेजमेंट आपको ये बोलता है कि बाहर खड़े होकर आप प्रिज्यूम कर सकते हो कि सारी बातें सही है, लेकिन अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस है, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस जिसको बोलते हैं, जिसमें या ऐसी कोई सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है जिसमें आपको लगता है कि इंक्वायरी करनी चाहिए, कुछ तो भी गड़बड़ है, ऐसा लगा, बोलते ना दया कुछ तो भी गड़बड़ है, अगर ऐसा कुछ भी लगा तो उस केस में आपको थोड़ी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। कई बार होता है कि थोड़ा इंक्वायरी करते तो सच सामने आ जाता, लेकिन आपने क्या किया? कोई भी इंक्वायरी नहीं किया। आप तो बोले ना इंडोर मैनेजमेंट तो अपने को सपोर्ट दे ही देगा। तो दोस्तों जो लापरवाह रहता है, लापरवाही करता है, उसका इसका ये डॉक्ट्रिन साथ नहीं देता। मतलब अगर ये प्रूफ हो गया कि सर्कमस्टेंसेस सस्पिशियस थी, आपको इंक्वायरी करना था, या थोड़ा बहुत डाउट थे, आपको इंक्वायरी करना था, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, आपने आंख बंद करके काम कर लिया, तो ये डॉक्ट्रिन आपका साथ नहीं देगा। और तीसरा नंबर था फोर्जरी। कोई भी कंपनी अपने ऑफिसर्स के द्वारा किए गए फोर्जरी के लिए कभी भी लायबल नहीं होता। फोर्जरी का मतलब होता है किसी और के साइन मार देना। जैसे मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए थे, एक डायरेक्टर ने पहले तो खुद ने साइन मार दिए, फिर दूसरे के भी खुद ने ही मार दिए और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये इसको बोलते हैं फोर्जरी। फोर्जरी अगर होती है तो कंपनी कभी लायबल नहीं होती, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होगा, क्योंकि फोर्जरी इज नल एंड वॉइड। चलिए केस लॉ नाम इंपॉर्टेंट है, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगॉल कंसोलिडेटेड कंपनी। चलिए अब क्वेश्चन लेता हूं मैं। सेक्रेटरी है, उसने सर्टिफिकेट इशू किया मिस्टर ए को
अंडर द कॉमन सील विद हिज ओन सिग्नेचर, कंपनी का कॉमन सील लगाया, खुद ने साइन मारा सेक्रेटरी ने, एंड द सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर फोर्स बाइंड। सीएस क्या कर रहा है, सेक्रेटरी क्या कर रहा है, खुद ने साइन मारे अपने और डायरेक्टर की भी साइन खुद ने मार दिए। ओहो हो, मतलब क्या हुआ, फोर्जरी हो गई सर। अभी अभी अपन ने बात किया है फोर्जरी के बारे में। इसके बाद ए बोरोड मनी फ्रॉम बी, ए ने बी से पैसा उधार लिया ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सर्टिफिकेट बी, शेयर सर्टिफिकेट को सिक्योरिटी देकर बी से लोन ले लिया और सर्टिफिकेट बी के पास चले गए। बी वांटेड टू रियलाइज द सिक्योरिटी एंड उसने कंपनी के रजिस्टर में बोला कि मेरा नाम लिखो। मतलब क्या हुआ, जब बी को पैसा नहीं मिला तो शेयर तो बी के पास थे, अभी कंपनी में पहुंच गया, बोला कि ए का नाम काटो, मेरा नाम लिखो। कंपनी ने बोला ए तो हमारा मेंबर ही नहीं है, उसने तो यहाँ तो शेयर में फोर्जरी हुआ था और फोर्जरी नल एंड वॉइड, मतलब ये माना नहीं जाएगा कि कंपनी ने कोई शेयर सर्टिफिकेट इशू किया। तो यहाँ पे आंसर आएगा फोर्जरी नल एंड वॉइड। इसका मतलब वो शेयर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, तो ए को भी टाइटल नहीं था, और ए को टाइटल नहीं होगा तो बी को भी टाइटल नहीं मिलेगा, और बी को टाइटल नहीं मिलेगा मतलब बी अपना नाम रिकॉर्ड नहीं करा पाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फोर्जरी इंडोर में। अब यहां पे देखो, वो जो बी है ना, वो ये नहीं बोल सकता कंपनी को कि फोर्जरी हुई है कि नहीं हुई, हमको कैसे मालूम चला, हमको नहीं मालूम चल सकता है, तुम्हारा इंटरनल मैटर है। तो ध्यान रखना, फोर्जरी इज नल एंड वॉइड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ कंपनी इशूड अ बॉन्ड अंडर द कॉमन सील एंड साइन बाय एनी टू डायरेक्टर। एक कंपनी ने कोई लोन लिया होगा और कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, उसमें कॉमन सील लगी है, 2 डायरेक्टर का साइन है, फोर्जरी की बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर माइट बोरो ऑन बॉन्ड एंड दिस शुड ऑथराइज बाय ओआर पास बाय द कंपनी। आर्टिकल में लिखा था कि हमारी कंपनी बॉन्ड इशू कर सकती है, लेकिन उसके लिए कंपनी को जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा ओआर। नो सच रेजोल्यूशन वाज पास, लेकिन ओआर बिना पास किए कंपनी ने बॉन्ड इशू कर दिया। सवाल है कि क्या कंपनी लायबल होगी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे फोर्जरी तो है नहीं, और अब ओआर पास हुआ कि नहीं हुआ, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, ये बाहर वाले को नहीं पता चल सकता, तो इसलिए बाहर वाले को प्रोटेक्शन मिलेगा। और प्रोटेक्शन मिल गया मतलब क्या हो गया कि वो जो बॉन्ड इशू किया गया वो बिल्कुल वैलिड होगा, और वो जो आउटसाइडर है वो कंपनी पे केस करके अपने पैसे वसूल कर सकता है। इसके बाद अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंपनी के आर्टिकल में लिखा था कि हमारे कंपनी के डायरेक्टर 10,000 रुपए तक बोरो कर सकते हैं जनरल मीटिंग से बिना पूछे। मतलब बोर्ड को पावर है आर्टिकल में कि 10,000 रुपए तक की बोरिंग करने के लिए आपको किसी से नहीं पूछना। द डायरेक्टर देमसेल्फ लेंड 35,000 रुपए टू द कंपनी विदाउट कंसेंट एंड इशू डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। मतलब क्या हुआ, कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि 10,000 तक का रिजोल्यूशन बीआर बोर्ड रिजोल्यूशन हो जाएगा, जनरल मीटिंग की जरूरत नहीं है। पर 10 से ऊपर अगर कंपनी बोरो करती है तो नेचुरली जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो यहां पे कंपनी के डायरेक्टर ने खुद ने कंपनी को 35,000 रुपए का लोन दे दिया, और अब 35,000 के लोन के लिए आर्टिकल के अनुसार क्या पास करना पड़ेगा, ओआर, लेकिन कंपनी ने ओआर पास नहीं किया। तो दोस्तों क्या डायरेक्टर ये बोल पाएगा क्या ये आपका इंटरनल मैटर है, मेरे को कैसे मालूम चलेगा? भैया तू डायरेक्टर है, तेरे को इंटरनल प्रोसीडिंग का नॉलेज होता है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। तो डायरेक्टर को नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी था कि जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया, फिर भी डायरेक्टर आंख बंद करके काम कर रहा है, तो डायरेक्टर विल बी लायबल। मतलब डायरेक्टर पैसा वसूल नहीं कर सकता, उसको इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये सब खास नहीं है। चलो अब हाँ जी, अब अगला टॉपिक है अपना मेंबरशिप के बारे में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉ बता दूं मेंबर के बारे में। ये मेंबर के बारे में सेक्शन 19 का लॉ इंपॉर्टेंट है। 19 का लॉ ये बोलता है कि कोई भी सब्सिडी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती, अपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन 3 एक्सेप्शन है। मतलब 3 ऐसे केस है जहां पे एक सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर बन सकती है। पहला, अगर होल्डिंग कंपनी के डिसीज मेंबर ने, अगर होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर ने सब्सिडी कंपनी को अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया, तो जैसे ही उस मेंबर की डेथ होगी तो सब्सिडी कंपनी मेंबर बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी के चलेगा। दूसरा, अगर सब्सिडी कंपनी के पास शेयर होल्डिंग कंपनी के एज अ ट्रस्टी है तो सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर बन सकती है। और तीसरा, अगर होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप बनने के पहले सब्सिडी के पास होल्डिंग कंपनी के शेयर थे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब 3 केस हो गए, लीगल के रूप में, एलआर के रूप में मतलब ट्रस्टी के रूप में, और होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप के पहले। ये 3 ऐसे केस हैं जहां पे सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर बन सकती है। अदरवाइज किसी भी हालत में
होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडी कंपनी को शेयर्स अलॉटमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। और सबसे खास बात क्या है कि यहां पे इनको वोटिंग राइट, अब मेंबर है मतलब वोटिंग राइट भी मिलेगा, तो वोटिंग राइट जो है ना ये पहले 2 केस में मिलेगा, पहले केस में दूसरे केस में, मतलब एलआर और ट्रस्टी के रूप में अगर शेयर्स है तो वोटिंग राइट मिलेगा। इसका मतलब तीसरे वाले केस में होल्डिंग सब्सिडी के रिलेशंस के पहले जो शेयर आपके पास था उसके लिए आप मेंबर बने रहोगे लेकिन आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। चलिए इसमें 2-3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले, उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोलता है। एक कंपनी है एस लिमिटेड, उसका 1 करोड़ का पेडअप कैपिटल है, 10 लाख इक्विटी शेयर इसके पास है, 10 लाख, ठीक है। इसमें से एच लिमिटेड के पास 6 लाख शेयर है और 4 लाख शेयर जो है वो दूसरों के द्वारा है, मतलब सीधी बात है 10 लाख में से 6 लाख शेयर इसके पास है, मतलब होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता है यहाँ पे, ठीक है। एस लिमिटेड होल्डिंग 5% शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड, ये जो एस लिमिटेड है मतलब जो सब्सिडी है उसके पास अपनी होल्डिंग के 5% शेयर है, आउट ऑफ विच 1% आर हेल्ड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर, उसमें से 1% एलआर के रूप में, तो एलआर के रूप में तो आपको मालूम में रख सकते हैं शेयर। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन आपको एग्जामिन करना है पहला, कैन एस लिमिटेड मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एच लिमिटेड ड्यूरिंग 18-19? आंसर आएगा सर नो, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप बनने के बाद फिर होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी में फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी, पुराना जो है वो पड़े रहेगा। सेकंड, कैन एक्स लिमिटेड एक्साइज द वोटिंग राइट एट एजीएम ऑफ एच लिमिटेड? क्या वोटिंग राइट एक्साइज कर पाएगा? तो आंसर है वो जो 1% है जो एलआर के रूप में है उस पोर्शन के लिए वोटिंग राइट एक्साइज कर पाएगा, पर जो 4% है ना वो तो आपने ये माना जाएगा कि होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप के पहले होल्ड करके रखा है, तो 1% लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इस पे वोटिंग राइट मिलेगा, पर बाकी जो 4% है उस पे आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। वोटिंग राइट 2 केस में मिलता है, एक एलआर और दूसरा ट्रस्टी के रूप में। और तीसरा, क्या एच लिमिटेड अलॉटमेंट कर सकता है क्या एस लिमिटेड को शेयर? इसका आंसर आएगा नो, एच लिमिटेड एस लिमिटेड को अपना शेयर अलॉट फर्दर नहीं कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें हनुमान पावर होल्डिंग है, इसने 60% होल्ड किया, ठीक है, मतलब लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल हो गई सब्सिडी और हनुमान पावर लिमिटेड हो गया होल्डिंग, ठीक है सर। वन ऑफ द शेयरहोल्डर ऑफ एच लिमिटेड मेड अ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड डोनेटेड 10% शेयर इन एच लिमिटेड, ठीक है। आपको बोला कि एक शेयर होल्डर है एच का, एच मतलब होल्डिंग वाली कंपनी का, उसने 10% शेयर डोनेट कर दिए, ठीक है। ही अपॉइंट एस एज द ट्रस्टी, देखो वही बात कर दिया, होल्डिंग कंपनी में ये सब्सिडी कंपनी ने 10% शेयर होल्ड कर दिया एज अ ट्रस्टी। अभी अपन ने बात किया था एक्सेप्शन है, होल्ड कर सकते हैं। आपको क्या बोल रहा है, ऑल द एसेट्स ऑफ ट्रस्ट आर होल्ड बाय इन द नेम ऑफ एस लिमिटेड, मतलब ये जो ट्रस्ट है ना उसका सारा प्रॉपर्टी किसके नाम से, एस के नाम से, तो शेयर भी एस के नाम से आ गया होगा। कैन अ सब्सिडी कंपनी होल्ड द शेयर इन दिस वे? आंसर इज यस, एज अ एलआर होल्ड कर सकता है, एज अ ट्रस्टी होल्ड कर सकता है, होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप के पहले कर सकता है, मतलब ये जो आपने शेयर होल्ड किया है बिल्कुल वैलिड है। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, एस लिमिटेड एक्वायर्ड 10% शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड, एस ने एच के 10% शेयर परचेज किया, कब परचेज किया? 15 मार्च 2017 को, ठीक है। एच लिमिटेड एक्वायर 55% शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 10 मार्च 2018, देखो ईयर बदल गया भाई, 2017 2018, तो ये जो एस है ना इसके पास तो पहले से शेयर, उसके बाद होल्डिंग कंपनी सब्सिडी का रिश्ता आ रहा है, मार्च 2018 को आ रहा है, तो एच लिमिटेड ऑन 25 सितंबर 2020 में ये जो एच लिमिटेड है वो क्या कर रहा है, डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1:1, ये अपने मेंबर को 1:1 का बोनस दे रहा है। मेंबर को 1:1 का मतलब ये हो गया कि जिनके पास एक शेयर उनको एक शेयर बोनस के रूप में दिया जा रहा है, तो आपको बोल रहा है कि ये जो बोनस शेयर एस लिमिटेड को भी देना पड़ेगा, क्योंकि एस लिमिटेड के बाद 10% शेयर है तो उनको भी बोनस मिलेगा। तो आपको पूछता क्या है, पहला, वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एस लिमिटेड इन एच लिमिटेड, एस ने एच में जो शेयर होल्ड किया है तो वो वैलिड है क्या? आंसर है बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप के पहले, तो एक्सेप्शन में कवर हो गया, तो ये बिल्कुल वैलिड है। और सेकंड, क्या एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को बोनस शेयर अलॉट किया, क्या ये वैलिड है? आंसर है यस वैलिड है। भाई आप शेयर परचेस नहीं कर सकते, बोनस शेयर तो मेंबर के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो वो एच लिमिटेड सारे मेंबर को देगी तो इसको भी देगी, तो ये जो 10% का बोनस शेयर दिया गया ये बिल्कुल वैलिड है। तो दोस्तों इसके साथ हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ
कंपिंग का जो सेक्शन नंबर 3 से लेके 22 तक का जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा 100% कवर है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आरटीपी के हो, एमटीपी के हो, चाहे पास एग्जाम क्वेश्चन हो, ये सब के सब मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। और अब मैं चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी का वीडियो लेकर आऊंगा। और अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों उत्साह बढ़ाइएगा, लाइक का कमेंट होकिएगा। बाय बाय, टेक केयर।